साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार और ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी। और आज इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2002 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र आगामी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। संप्रभुता के आवश्यक लक्षण है कि यह निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। निम्न में से किसका विचार था? संप्रभुता दैवी एवं प्राकृतिक विधियों से सीमित है। तो ये जो है जीन बोंदा का विचार था। निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा? तो साथियों ये माना था लास्की ने। बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं। समासों का समास निम्न में से कौन संप्रभुता युक्त है? तो एक संघात्मक राज्य संप्रभुता युक्त है। राजनीतिक संप्रभुता की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है? तो राजनीतिक संप्रभुता के सर्वप्रथम प्रतिपादक डायसी हैं। संप्रभुता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक हैं। तो साथ ही बहुलवादी जो है संप्रभुता के विभाजन की बात करते हैं। निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? तो साथियों जो है मिस फॉलेट जो है बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने समूहों के यथार्थ व्यक्तित्व की संकल्पना को तो नहीं अपनाया जिसका प्रतिपादन गिरके मैंटलेन ने किया था, फिर भी उनके सिद्धांत की मुख्य मान्यताओं को स्वीकार किया है। वे ये है कि इन समूहों को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं बल्कि वे पहले से विद्यमान है। लास्की ने अपनी अनेक कृतियों ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के मूल तत्व एंड इंट्रोडक्शन द पॉलिटिक्स राजनीति की प्रस्तावना, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी प्रभुसत्ता के आधार, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस राज्य का सिद्धांत तथा और व्यवहार तथा अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट आधुनिक राज्य में सत्ता का स्वरूप के अंतर्गत प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कथन और कारण है। एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। यह कथन सही है। बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है। तो साथियों यह गलत है क्योंकि बहुलवादी ऐसा नहीं मानते। रूसो नहीं हाब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता, तो यह गलत है क्योंकि रूसो और हाब्स दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते। लाक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है, निरपेक्ष नहीं। तो यह भी गलत है क्योंकि रूसो संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं और लाक जो है संप्रभुता को सीमित मानते हैं। निम्नलिखित में से विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विकसित हो जाएगा? तो साथियों ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। उन्होंने साम्यवाद के अंतर्गत कहा था कि राज्य समाप्त हो जाएगा। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया तो वो कौन था? तो साथियों वो मैकियावेली था। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था वो कौन थी? तो अरस्तु ने जो है टोपोलॉजी या स्वदेशपरक पद्धति प्रयोग की थी। निम्न विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा? तो साथियों जो है रूसो ने जो है मनुष्य को जो है भोला भाला जंगली कहा है। लाक द्वारा निरूपित अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला है संपत्ति का अधिकार। संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? तो लाक जो है सीमित मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ है वह है दैवी सिद्धांत। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में दो समझौतों का प्रतिपादन किया वो है जॉन लॉक। मार्क्स राज्य को मानता है तो राज्य मानते हैं वर्ग का हथियार। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है? तो संपत्ति ने
सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की है। यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल रहा है। उपयुक्त कथन है सी वाहन का हाब्स के जो है सिद्धांत की आलोचना करते हुए। सेबाइन ने हाब्स की प्रशंसा करते हुए लिखा कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए हैं उनमें हाब्स संभवतः महानतम है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना तो देखिए हाब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत, ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत, सर हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत और जेम्स जो है प्रथम दैवीय सिद्धांत। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है तो ये है अरस्तू का कथन। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है तो ये ब्लंटसली का है। राज्य शक्ति है ये ट्रिस्के का है। राज्य का मूल्य वह है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, जे.एस. मिल। सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इनमें एक अपवाद है तो प्रत्ययवाद ये आदर्शवाद प्रतिवाद है क्योंकि राज्य को अच्छा ही मानता है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है। न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, सही है। इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल किए जाते हैं तो ये गलत है क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं करना उदारवादी सिद्धांत नहीं बल्कि कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। परंतु सामाजिक सुधारों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो ये भी गलत है क्योंकि सामाजिक सुधार किए जा सकते हैं। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी तो साथियों ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति, इन तीनों का जो है प्रतिफल थी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत है मार्क्सोत्तर संशोधनवादी, मिल, ग्रीन व लास्की, ब्रिटिश समाजवादी विचारक, उपरोक्त सभी। उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं उनको मेल करना। रॉबर्ट नॉजी की रचना है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, डी.एल. हाफमैन द वेलफेयर स्टेट, टिटमस एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट, एलेक्जेंडर द इंट्रीज द नेशन ऑफ द स्टेट। न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय क्या है, विधि पालन है, स्वतंत्रता तथा समानता का महत्व मानना है, शोषण का अभाव, उपयुक्त तीनों है। समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना तो ये देखिए न्याय सर्वाधिक शक्तिशाली कही थे थ्रेसी मैकस, व्यक्ति द्वारा अपने प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों को संपादन करना ही न्याय है प्लेटो, सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है बेंथम, और न्याय का अर्थ है प्रारंभिक वस्तुओं का न्याय संगत वितरण राल्स। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। निम्नलिखित में से किसने समानता के विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है तो ये किया है अर्नेस्ट बार्कर ने। किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है का कथन सही है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता है तो कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। साम्यवाद का साम्यवाद विशिष्ट तत्व है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है तो सर्वोदय है। कथन और कारण है 17वीं शताब्दी के मध्य से मानव जाति उल्लेखनीय रूप से समानता की दिशा में आगे बढ़ा तो साथियों जो कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म गुरुओं और कुलीन वर्ग के विधिक विशेषाधिकारों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई है तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। सूची 1 और सूची 2 से
तो आइए साथियों देखते हैं। आनुपातिक समानता अरस्तु, उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम, व्यक्तिवाद स्पेंसर, लुच्चा लफंगा सर्वहारा मार्क्स। परिवार संपत्ति और राज की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो है एंजल्स की रचना है। ये फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया है कांट ने। आइए देखिए कुछ यहाँ पे सूची दोष मिलाना। हेराल्ड पीटर द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर सोशल जस्टिस, C.K. एलन एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस और जॉन रॉयल्स से थ्योरी ऑफ जस्टिस। मार्क्सवाद का ध्येय पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है, तो सही है। इसकी मान्यता कि पूंजीवाद से समाजवादी स्वामित्व का संक्रमण धीरे धीरे होगा, तो देखिए इसमें जो कथन है वो सही लेकिन कारण गलत है। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचना में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता के विचार मिलते हैं? तो साथ ही श्रम के प्रति जो उदासीनता के दृष्टिकोण है वो 1844 के इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में मिलते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गांधीवादी के विचारों में क्या क्या है? देखिए सत्य और अहिंसा है, समाजवाद नहीं है, पंचायती राज है, और जो है लेकिन जाति विहीन समाज नहीं कि गांधी जी जाति का समर्थक करते हैं। निम्नलिखित किस विचारक ने व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने की बात कही थी? तो ये कहा था GDH कोल ने। दो सदनों की बात GDH कोल करता, जबकि सिडनी एम वेट्रिस बेप ने राजनीतिक और सामाजिक संसद की बात कही है। अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में J.S. मिल प्रतिपादित करता क्या है? मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं, जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, तो ये सही है। मतदान गुप्त पत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, तो यह भी सही है। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक किसकी है? गुन्नार मिर्डल की है। राज्य का कार्य सदजीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, तो ये किसका मानना है? प्रत्ययवादी या आदर्शवादियों का। निम्न में से किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है, तो ये मानना है जॉन स्टुअर्ट मिल का। निम्न में से किसने दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? तो कौन से दल हैं? देखिए इसमें जो है एक तो आपका भारतीय साम्यवादी दल, समाजवादी पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, ये इनको वामपंथी दल कहा जाता है। निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को मतदाता निर्वाचकों के आधे से अधिक प्राप्त न हुए हैं। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है, तो द्वितीय मतदान प्रणाली से इसको दूर किया जा सकता है। लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, तो ये लॉबिंग की जो कार्यशैली है वो दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्ति के जनमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो ये मानना है वॉल्टर लिपमैन का। निम्नलिखित में से कौन संरचना आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं? तो देखिए इसमें संस्थात्मक संरचनाएं हैं, सहचारात्मक संरचनाएं हैं, अप्रतिमाही संरचनाएं हैं, लेकिन प्रजाति संरचना इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भाग नहीं है? तो एकल संक्रमणी मत है, सूची प्रणाली भी है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि बदलने का अधिकार नहीं है। भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है, कथन और कारण है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है। भारतीय राजनीति दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है, तो कारण भी सही, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर बी सही होगा। संवैधानिक शासन का अर्थ है, तो संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है देखते हैं। तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, यह सही है। विधि का शासन, यह भी सही है। नागरिक अधिकार, यह भी सही है। और सीमित शासन, यह भी सही है, तो चारों विकल्प सही हैं। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए।
तो पहली विशेषता, लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, केंद्र और संघतारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये नहीं है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो यह भी सही है। निम्नलिखित देश समूह में किस देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक है? तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का है, चीन का है और फ्रांस का है। निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसमें संघातरित इकाइयों को संघीय व्यवस्था विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो भारत में। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो संविधान के द्वारा होता है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है? तो कौन सी दल व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त? द्विदलीय व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भेद करने का मूल आधार है? तो वो होता है कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंध। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि इसमें कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित रहती है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण। जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, यह विशेषता है फ्रांस के 5वें गणतंत्र के जो है संविधान की। निम्नलिखित वक्तव्य में कथन और कारण देखिए। संसदीय शासन प्रणाली का वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान कुछ संशोधनों के साथ भारत में अपनाया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। गत अर्ध शताब्दी में भारत का संवैधानिक विकास इसी दिशा में हुआ, तो कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दिया था, तो यह गलत है। 1906 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई, तो यह सही है। देखिए, जब मुल्क सांप्रदायिक दंगे से जूझ रहा था, उसी समय लॉर्ड बेबल जो अंतरिम सरकार के गठन का आमंत्रण 12 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा था। लीग ने इसमें शामिल होने से पहले इनकार कर दिया था। अतः बेबल और नेहरू ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग को मनाया था, लेकिन जिन्ना इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुए। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग वायसराय बेबल के प्रयासों से अंततः अंतरिम सरकार में शामिल हुई। लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में मुस्लिम तथा अन्य संप्रदाय के हितों को कांग्रेस की दया पर न छोड़ने के लिए अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो कि दृष्टिगोचर होता नेहरू रिपोर्ट में। जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो साथियों, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता से संबंधित कुछ घटनाएं, उनका क्रम देखना। देखिए, सिपाहियों का जो गदर हुआ था 1857 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919, लखनऊ समझौता 1916 और साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी, बेलगांव कर्नाटक 1924। कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी से उनके मतभेद थे। सही बात है। कांग्रेस और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने पद त्याग कर दिया था, तो दोनों सही। तो ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकती थी? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना था। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है। जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई, सही है। यह विशेष स्थिति उसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी, तो यह गलत है।
निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को दिया गया था। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पे जो है संविधान, भारत में राज्याध्यक्ष का एक निर्वाचित पद है। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, तो आइए देखते हैं कौन सी है। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, तो यह बिल्कुल कथन सही है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो क्या है? देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा जा सकते हैं, राज्य कर्तव्य के विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, उपयुक्त तीनों। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार का विस्तार इस विस्तार किया गया। मानव के व्यापार और बेगार का निषेध किया गया। खतरनाक व्यवसाय में बाल श्रम का निषेध किया गया। उपरोक्त दोनों। नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 51A या 51 में दी गई है। यहाँ पे आइए देखते हैं सूची को एक और सूची 2 से मिलाना है। देखिए, पनिक्कर क्या मानते थे? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। अंबेडकर क्या मानते थे? आर्थिक लोकतंत्र। BN राव क्या मानते थे? जो है नैतिक अनुदेश। और जैनिक पुण्य आकांक्षा। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? क्षेत्रीय परिषदों के विषय में क्या सही है? तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। हाल के वर्षों में राज्य के अंगों में से एक अंक की शक्ति में वृद्धि हुई है, हो रही है। संविधान संतुलन के हित में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो किसके? तो ये वृद्धि हो रही है न्यायपालिका के। ये संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति इसका अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। भारतीय संविधान में स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता को कोई प्रावधान नहीं, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है 19(1) में या ए में। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा की सदस्य थी। और इसके अतिरिक्त जो है HD देवगौड़ा भी जो है, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों लोग जो है राज्यसभा के सदस्य थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो किसके लिए कार्य करता है? तो वो सार्वजनिक लोक लेखा समिति के लिए कार्य करता है और सार्वजनिक उद्यमों की समिति के लिए कार्य नहीं करता है और केवल लोक लेखा समिति के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो उन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों को अनुच्छेद 32 के जो है इसकी आत्मा कहा था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर विधि निर्माण का जो है आधार प्रदान करते हैं? तो 1949, 1950, 1952 और 1954, इन सभी के अंतर्गत जो है उसे अधिकार प्राप्त है। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति ऐसा तब कर सकता है जब आंग्ल समुदाय के जो है उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है? तो देखिए, तमिलनाडु में द्विसदनीय नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय है, कर्नाटक में द्विसदनीय है और जम्मू कश्मीर में पहले थी लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों कितना भाग होता है? तो 1/6 भाग होता है। निम्न प्रधानमंत्रियों में किनको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था? तो इसमें जो है HD देवगौड़ा और BP सिंह को। राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दे से कौन मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए? समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना, अनुच्छेद 370 का उन्मूलन। सबसे तीसरा विकल्प इसमें कट गया है, समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो आप एक विकल्प नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा, यानी विधेयक समाप्त हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा बजट का सही अर्थ प्रकट करता है? यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपायों एवं साधनों का ब्यौरा है। न्यायिक निरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार कि विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत्य है तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो, तब कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो न्यायिक विवर्धन या स्वप्रसार है जनहित याचिकाओं का आधार है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो वो है, देखिए, राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, तो ये नहीं है। और दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, शिक्षा जो है आपका जो है समवर्ती सूची में कर दिया गया। पहले शिक्षा भी सम्मिलित था, तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया, जबकि कानून और व्यवस्था, जेल और पुलिस सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो साथियों देखिए, वित्त आयोग आपका किस में आता है? 280। अंतर्राज्यीय परिषद 263। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का भी संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र संबंधियों के विषय में? तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से। देखिए, राजबंदर कमेटी है, सरकारिया कमीशन ये भी है, और आनंदपुर साहिब रेजुलेशन ये भी, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है कमीशन रिपोर्ट इससे नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के सादृश्य नहीं है? शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध है, मंत्रिपरिषद परामर्श लेने से अपने कार्यों का निष्पादन ये भी संबंधित, ना तो संसद ना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होना यह भी संबंधित, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एवं दृष्टांत है, तो क्या है? स्थानीय स्वशासन है, सही है। प्रतिनिधिमूलक शासन का नहीं, जनवादी लोकतंत्र नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के फलस्वरूप क्या हुआ? तो भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्नलिखित सूची में से करिए। तो देखिए, भारतीय और अमेरिका दोनों संविधान लिखित एवं पूर्णतः दुष्परिवर्तनशील है, तो ये गलत है। दोनों में केंद्र राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे का प्रावधान, ये सही है। दोनों में यह प्रावधान कि आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होंगी, तो यह गलत है। दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण है, तो यह भी सही है। दोनों में राष्ट्रीय विधायक उच्च सदन में संघाधारित राज्यों के समान प्रतिनिधि का प्रावधान, तो यह गलत है। तो 2 और 4 सही है आपका। न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अवैध घोषित किया है। तो क्या अवैध घोषित किया उन्होंने? अनेक कांग्रेस द्वारा पारित कानून, सही है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाएं। संवैधानिक संशोधन इसमें सम्मिलित नहीं है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक रहा है, तो क्या अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। साथियों, यह वीडियो हमारा कैसा लगा? और वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और